नमस्कार दोस्तों, परीक्षा बिंदु आप सभी का स्वागत करता है। आज की वीडियो पर्यावरण दिवस के लिए होने वाली है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे जीवन यापन करने के लिए, हमारे एक सभ्य समाज के लिए पर्यावरण का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। ठीक। हाँ, इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है वह कहीं ना कहीं पर्यावरण पर डिपेंड करती है। हमें अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पर्यावरण का दोहन करना पड़ता है, परंतु हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्यावरण ने जो हमें संसाधन दिए हैं उनमें उनका सतत विकास द्वारा ही उपयोग करना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वह भी जो पर्यावरण ने हमको उपहार दिए हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। ये नहीं कि हम सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचकर पर्यावरण ने जो हमको उपहार दे रखे हैं प्राकृतिक संसाधन के रूप में उन्हें आज ही नष्ट कर लें। और यही एक व्यक्ति की मानव की मानसिकता है कि वह वर्तमान में जीना चाहता है, और आज के समय में हमने पर्यावरण को इतना ज़्यादा दूषित कर लिया है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी हानिकारक होने वाला है। तो हमें प्रण लेना चाहिए कि अपने आप को पर्यावरण के प्रति ईमानदार रखते हुए इसका सुरक्षित रखना चाहिए। हमें अपना पर्यावरण, हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनको एक लिमिट में ही दोहन करना चाहिए, ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित ना हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी एक स्तर के अंदर अंदर इनका दोहन कर सकें। चलिए, आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं, जो कि पर्यावरण दिवस के ऊपर होने वाली है। जानते हैं पर्यावरण दिवस का इतिहास क्या है। ठीक। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस जनता को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक। कब? 5 जून को मनाया जाता है ये। और ये क्यों शुरू किया गया था? कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जनता को जागरूक किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में लॉन्च किए गए इस दिन को हर देश बहुत सजगता से मनाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लॉन्च किए गए इस दिन को सबसे पहले स्वीडन के स्टॉकहोम द्वारा मनाया गया था। याद रखिए, कहाँ पर? स्वीडन के स्टॉकहोम में, सन 1972 में। साल 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, जिसमें उस वक्त करीब 119 देशों ने शिरकत की थी। मतलब कि जो स्टॉकहोम में 1972 में पर्यावरण के लिए जो सम्मेलन हुआ था, जो सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें उस टाइम पर 119 देशों ने सहयोग किया था। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 2022 और 2023 के बारे में जानते हैं। विश्व पर्यावरण की जो थीम है दिवस की वो क्या है? देखिए, वर्ष 2022 में जहां पर्यावरण दिवस की थीम ओनली वन अर्थ रखा गया था, अर्थात केवल एक पृथ्वी रखा गया था, इसी तरह 2023 में जो इसकी थीम है वह प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशंस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी गई है, जिसका उद्देश्य प्रकृति को प्लास्टिक मुक्त बनाना और पर्यावरण को बचाना है प्लास्टिक से। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। जो आसपास कचरा करते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, उसे इस तरह से ना फेंकें। एक डस्टबिन में उसको इस्तेमाल करें, प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा करें, एकत्रित करें, इधर उधर ना फेंकें। देखिए, प्रकृति को पर्यावरण को दूषित करने में सबसे बड़ा योगदान हम लोगों का ही रहा है, और इसे भुगतेंगे भी हम लोग और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ। तो इसलिए हमको अभी ही सजग होना पड़ेगा और अभी ही इस मुद्दे को गंभीरता से लेना पड़ेगा, ताकि हमें भविष्य में परेशानी ना हो। तो प्लीज़ आप अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसे सेफ रखिए और सुरक्षित रखिए। चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण जो वैश्विक प्रयास हैं वो क्या है। देखिए, पहली बात, संयुक्त राष्ट्र संघ या भारत सरकार या अन्य देश की सरकार कितने भी नियम बना ले, जब तक हमारे देश के जो नागरिक हैं वह इसके लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमको ही एक महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा अपने पर्यावरण के लिए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह सेफ रह सकें। ठीक। चलिए देखते हैं आगे। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम सम्मेलन था वह 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था,
जिसके बारे में हम जाना था, और 119 देशों ने जो उसमें शिरकत की थी। एक धरती के सिद्धांत को लेकर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप को प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने में ये स्वीकृत किया गया था कि जो विश्व में हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ठीक। चलिए, नवंबर 1988 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस IPCC की स्थापना की गई। इसने क्या किया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और यूनेप के द्वारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC की स्थापना की गई, ठीक। कब? 1988 में, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो और UNFCCC। देखिए, जो रियो में सम्मेलन हुआ था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है खास तौर पर, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझिए। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया था। यह शिखर सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पूछ सकते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से कौन सा सम्मेलन जाना जाता है, तो वह रियो सम्मेलन जाना जाता है, याद रखिएगा। रियो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक व्यापक संधि सहमति बनी थी, ठीक, जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या UNFCCC कहा गया। जो कि एक संधि बनी थी, उसे क्या कहा गया? UNFCCC, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1997 क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का तृतीय सम्मेलन COP3 में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो ग्रीन हाउस गैसों से के उत्सर्जन में कमी करने की दिशा में प्रथम वैश्विक संधि थी। कौन सी? क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन में कमी करने की दिशा में प्रथम वैश्विक संधि कौन सी थी, तो वह क्योटो प्रोटोकॉल थी। या फिर ये पूछ सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए की गई थी, तो याद रखिएगा वो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित थी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जुलाई 2001 में क्या हुआ? बॉन में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के छठे सम्मेलन COP6 में सभी सदस्य देशों की सरकार के मध्य एक व्यापक राजनीतिक समझौते के फलस्वरूप 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में संचालन नियम पुस्तिका पर सहमति बनी थी, याद रखिएगा, ठीक। नवंबर 2001 माराकेश सम्मेलन में क्या हुआ? माराकेश मोरक्को में आयोजित हुए COP7 क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन में माराकेश अकॉर्ड अपनाए गए, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ सकता है कि माराकेश जो सम्मेलन था किस लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। जनवरी 2005 यूरोपीय संघ के द्वारा उत्सर्जन व्यापार की शुरुआत। यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार योजना दुनिया की प्रथम एवं सबसे बड़ी उत्सर्जन व्यापार योजना को अपनाते हुए यूरोपीय संघ में सामूहिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग आधी भूमिका निभाने वाले प्रतिष्ठानों को विनियमित किया गया, याद रखिएगा। ये किससे संबंधित थी? जो CO2 उत्सर्जित करते हैं उससे संबंधित, ठीक, याद रखिएगा। फिर से 16 फरवरी 2005 क्योटो प्रोटोकॉल का प्रवर्तन में आना हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल प्रवर्तन कब आया था? 16 फरवरी 2005, ठीक है। नवंबर 2006 नैरोबी में COP12 हुआ। 2007 बाली में COP13 हुआ। सम्मेलन में बाली रोड मैप के साथ साथ बाली एक्शन प्लान को अपनाया गया। इस कार्यक्रम को 5 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया। क्या क्या? साझा दृष्टि, शमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, ये सभी जो सम्मेलन है ये सभी के सभी पर्यावरण को देखते हुए अपनाए गए थे। आगे देखते हैं जो 2008 में पोलैंड में हुआ। इसमें क्या किया गया? पोंजनॉन पोलैंड के COP14 सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में अनुकूलन कोष एडेप्टेशन फंड का शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं
जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में एडॉप्टेशन फंड का शुभारंभ कब किया गया था, तो वो कोप 14 में किया गया था, जो कि 2008 में पोलैंड में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कोपेनहेग 2009 में, कोप 15 हुआ था। इसमें कोपेनहेग जो अकॉर्ड अभी जो यहाँ पे अपनाया था हमने 2008 में, ठीक है, के तहत विकसित देशों ने 2010 और 12 की अवधि के दौरान 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। ठीक है, जो फंड 2008 में किया था, उसमें जो विकसित देश थे उस फंड में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2010 में कानकुन वाले में। ठीक है, कानकुन में 2016 में कानकुन समझौते के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड, प्रौद्योगिकी तंत्र और कानकुन अडॉप्टेशन फ्रेमवर्क की स्थापना की गई थी। चलिए डरबन में 2011 में क्या किया गया, जो कोप 17 में सदस्य राष्ट्रों के जो द्वारा 2020 के आगे की अवधि के लिए 2015 तक नए यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को स्थापित करने की प्रतिबद्धता की गई। ठीक, जो 2020 है उसके आगे के जो नए क्लाइमेट चेंज होंगे उनके लिए एक एग्रीमेंट को बनाया जाए, जिसके लिए सब प्रतिबद्ध रहे। ये कोप 17 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2012 दोहा प्रोटोकॉल में क्या हुआ, दोहा में आयोजित 2018 में सम्मेलन हुआ, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत समयबद्ध प्रतिबद्धता वाले दूसरे कार्यकाल को भी मंजूरी मिल गई। मतलब कि समयबद्ध होना चाहिए। अब ये नहीं है कि हमने बोला कि जो पर्यावरण को शुद्धिकरण के लिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था CO2 उत्सर्जन, कि हमने बोला कि हम इसे 2030 तक कर लेंगे, परंतु पता लगा समय चल रहा है अभी 2085, और अभी तक पता लगा हमारी जो CO2 है वो कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए ये लाया गया कि समयबद्ध होना चाहिए भाई साहब। अगर आपने 2030 बोला है तो समयबद्धता इतनी होनी चाहिए कि 2029 में ही आपकी जो CO2 है वो कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक, ये लेट लतीफ़ी से काम नहीं चलेगा। ये किसमें, दोहा प्रोटोकॉल में। ठीक है, नवंबर 2013 वार्सा प्रोटोकॉल में क्या हुआ, पोलैंड के वार्सा में आयोजित कोप 19 सम्मेलन में वनों की कटाई एवं वनों के क्षरण को रोक लगाकर उत्सर्जन को कम करने की दिशा में नियम एवं तंत्र की एक स्थापना की थी। देखिए अब याद रखिएगा, अगर वो पूछता है कि जो वार्सा में कोप 19 हुआ था वह किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा वह वनों की कटाई को रोका गया था या वनों को लगाकर जो CO2 है उसके उत्सर्जन पर कमी की गई, क्योंकि जो वन है वो CO2 को ऑब्जर्व करते हैं और O2 को निकालते हैं, उसका उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दिसंबर 2015 ऐतिहासिक पेरिस समझौते को अपनाया गया। क्या था 2015 में, पेरिस में आयोजित हुए COP21 सम्मेलन में ऐतिहासिक पेरिस समझौते को अपनाया जाता है, जिसमें 195 देशों ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए कम CO2 और धारणीय विकास की दिशा में निवेश करने के लिए सहमति व्यक्त की। अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था ये 2015 में, ऐतिहासिक। ठीक है, पेरिस सम्मेलन। चलिए, मतलब कि उनका मानना था कि CO2 का कम उत्सर्जन हो और धारणीय विकास, मतलब कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वह भी आराम से जो पर्यावरण ने हमको तोहफे दिए हैं संसाधन के रूप में, उनका आराम से दोहन कर सकें, उनको यूज़ कर सकें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नवंबर 2016 वैश्विक जलवायु कार्यनीति के लिए माराकेश उद्घोषणा। इसमें क्या हुआ, माराकेश में आयोजित 2022 सम्मेलन में पेरिस समझौते के नियमों के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ाया गया। इस सम्मेलन के द्वारा दुनिया के समक्ष यह प्रदर्शित किया गया कि पेरिस समझौते के क्रियान्वयन की दिशा में प्रगति करते हुए जलवायु कार्यनीति के रूप में माराकेश पार्टनरशिप को शुरू किया गया है। किससे, माराकेश पार्टनरशिप को शुरू किया गया है। ठीक, चलिए किसके लिए, जो पेरिस समझौता था उसे आगे बढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नवंबर 2017 बॉन जर्मनी, इसमें जो कोप है वो 23वां सम्मेलन हुआ था। इसमें सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही कार्यक्रम के पुनरीक्षण के लिए तालानो संवाद को शुरू किया। अब याद देखिएगा, देखिए तालानो संवाद कब आया, अगर आपने नाम सुना होगा आप तुरंत कैच कर लेंगे कि यह पर्यावरण से संबंधित है, और जो कि कोप 23 में आया था, जो कि 2017 में बॉन जर्मनी में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा।
तालानु संवाद। यही यूपीएससी या यूपीपीसीएस आपसे पूछ लेते हैं कि तालानु। अब ये कुछ अटपटे शब्द हो जाते हैं कि सुने ही नहीं होते कि तालानु संवाद था क्या, तो याद रखिएगा, ठीक है। तालानु संवाद को शुरू किया गया जिसे 2020 के पूर्व पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में रणनीतिक कदम उठाया जा सके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 2018 कटोविस क्लाइमेट पैकेज, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। कटोविस पोलैंड में आयोजित हुए COP24 सम्मेलन में कटोविस क्लाइमेट पैकेज पर सहमति बनी थी। ठीक, 2019 जलवायु सम्मेलन COP25 मैड्रिड में हुआ। यह सम्मेलन स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं 2021 का जो COP26 है वो कहाँ हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड। इसमें कुछ निर्णायक मुद्दे नहीं उठे। ठीक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना काल का दौर था, लॉकडाउन था, इसलिए इस टाइम पर जितने भी देश थे उन सभी का ध्यान कोरोना की तरफ था, पर्यावरण पर था, परंतु उससे भी ज़्यादा इस दुनिया के जो जनता है उसे बचाने पर केंद्रित था। चलिए 2022 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के COP27 का जो सम्मेलन है वह कहाँ हुआ था, मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। ठीक, अब देखिए ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से वनडे एग्जाम्स के लिए भी और पीसीएस के लिए भी, कि जो COP28 है 2023 में उसका सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो देखिए प्रस्तावित है संयुक्त अरब अमीरात में, आबू धाबी में ये होगा। अब जो भी इसमें मुद्दे उठेंगे उनको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपके लिए कवर कराएंगे। ठीक, चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।